Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I am Muhammad Ramzan. This is part 1 of ASP.NET video tutorials. इस सेशन में हम जिन टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं वो कुछ यूं हैं। हम इस सेशन में देखेंगे कि ASP.NET क्या है, इसके बाद हम देखेंगे कि वेब एप्लीकेशन क्या होती है, डायनामिक वेब एप्लीकेशंस क्या होती हैं, ASP.NET के अलावा और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको यूज़ करते हुए हम वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि वेब एप्लीकेशंस के क्या एडवांटेजेस हैं, हम वेब एप्लीकेशंस को डेस्कटॉप एप्लीकेशंस पे प्रेफरेंस क्यों देते हैं, और एंड पे हम देखेंगे कि ASP.NET वेब एप्लीकेशन जो है वर्क कैसे करती है। तो व्हाट इज़ ASP.NET? ASP.NET is a web application framework developed by Microsoft to build dynamic data-driven web applications and web services. अब वेब सर्विसेज क्या होती हैं ये हम किसी और सेशन में बात करेंगे, लेकिन अब तक के लिए ASP.NET is a framework to develop web applications and web services. अब ASP.NET is a subset of wider .NET framework. वाइडर .NET फ्रेमवर्क से क्या मुराद है कि हम .NET फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए डिफरेंट तरह की एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। अगर मैं विजुअल स्टूडियो को आपको लुक दिखाऊं तो ये देखें, C# को जब हम सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह की ये तमाम एप्लीकेशंस हम डेवलप कर सकते हैं। इसमें विंडोज़ फॉर्म है, WPS एप्लीकेशंस है, कंसोल एप्लीकेशंस है, ASP वेब एप्लीकेशंस है और बहुत टाइप की एप्लीकेशन जो हैं वो हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ASP.NET है ये वाइडर .NET फ्रेमवर्क का एक सबसेट है। अब फ्रेमवर्क क्या होता है? हम कह सकते हैं कि एक फ्रेमवर्क कलेक्शन ऑफ क्लासेस होती हैं। अब अगर हमने डेस्कटॉप एप्लीकेशंस डेवलप करनी हो तो फिर हम यूज़ करेंगे विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। तो विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन क्या है? वो भी एक सबसेट है .NET फ्रेमवर्क का। अब इसी तरह ASP.NET के साथ ADO.NET यूज़ होता है। अब ADO.NET क्या है? जो कि आपके डिफरेंट डेटाबेसेस से डाटा लेने, रिट्रीव करने और आपकी एप्लीकेशन को देने, और जो आपकी एप्लीकेशन ने डाटा सेव करवाना हो डेटाबेसेस में तो सेव करवाने के लिए यूज़ होती है। अब ADO.NET भी एक वाइडर जो .NET फ्रेमवर्क है उसका सबसेट है, ठीक है, जो कि डेटाबेसेस से डाटा लेने और देने के लिए यूज़ होता है। और इसी तरह ASP.NET भी एक वाइडर .NET फ्रेमवर्क का सबसेट है जो कि वेब एप्लीकेशंस और वेब सर्विसेज बनाने के लिए यूज़ होती हैं। अब ASP.NET 2002 में .NET फ्रेमवर्क 1.0 के साथ लॉन्च हुई। तो क्या इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट की कोई टेक्नोलॉजी थी जिससे हम वेब एप्लीकेशन डेवलप करते थे? तो बिल्कुल, इसके लिए यूज होती थी क्लासिक ASP, एक्टिव सर्वर पेजेस। अब ASP.NET जो है वो ASP से बहुत एडवांस है और बहुत फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं जो कि हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करते जाएंगे। तो अब व्हाट इज़ वेब एप्लीकेशन? A web application is an application that is accessed by the user using a web browser. ठीक है, बेसिकली वेब एप्लीकेशन HTML पेजेस का मजमूआ होता है जो कि आपस में एक दूसरे से हाइपर लिंक्स से जुड़े होते हैं जिसे हम ब्राउज़र में एक्सेस कर लेते हैं। तो ब्राउज़र कौन कौन से होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स वगैरह। तो अब अगर मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूँ और इधर मैं टाइप करता हूँ google.com जो कि इसका URL है, URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो अब मैं इधर google.com टाइप करता हूँ तो ये हमें एक पेज रिटर्न होता है जो कि HTML पेज है, ठीक है, जो कि कोई भी ब्राउज़र अंडरस्टैंड कर सकता है। अब इस पेज पे एक और इधर हाइपर लिंक लगा हुआ है, अगर इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं किसी और पेज पे जंप कर जाऊंगा। तो इस तरह एक वेबसाइट HTML पेजेस का मजमूआ होता है जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो अब व्हाट इज डायनामिक वेब एप्लीकेशन? डायनामिक वेबसाइट्स कंटेन वेब पेजेस दैट आर जनरेटेड इन रियल टाइम। रियल टाइम का क्या मतलब? अभी इसकी एग्जांपल देखते हैं। These pages include web scripting code such as PHP or ASP. When a dynamic page is accessed, the code within the page is parsed
on the web server and the resulting HTML is sent to the client web browser। ठीक है, अभी इसकी एग्जांपल देखते हैं। मैं दोबारा जाता हूँ ब्राउज़र में, तो अब ये मेरे सामने एक पेज ओपन है। अब ये है एज कैलकुलेटर। तो अब मैं जब इस बटन पे प्रेस करूँगा तो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे। सर्वर जो इस पे कुछ प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद इसका जो रिजल्ट बनता हुआ वो हमें HTML की सूरत में वापस रिटर्न करेगा। तो इसके पीछे कोई ना कोई लैंग्वेज काम कर रही है, जैसा कि PHP, जावा या कोई और लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, और क्लाइंट साइड पे भी यही काम किया जा सकता है स्क्रिप्ट के ज़रिए, जैसा कि जावा स्क्रिप्ट। तो अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो रिक्वेस्ट जाएगी। आप इधर देखें तो ये सर्वर पे रिक्वेस्ट गई। सर्वर ने एज ए रिस्पॉन्स हमें कुछ रिस्पॉन्स भेजा। जो रिस्पॉन्स भेजा वो HTML टाइप का था और ब्राउज़र ने वो HTML रिसीव करके हमें हमारे सामने शो करवा दी। ठीक है, इस तरह ये डायनामिक वेब एप्लीकेशन है। और सिंपल जो एप्लीकेशंस होती हैं वो सिंपल एक पेज होता है, जैसे कि आप किसी का ब्लॉग देखा हो तो ब्लॉग जैसे एक पेज पे आप क्रिएट कर लेते हैं, इसी तरह उसका काम होता है सिर्फ इंफॉर्मेशन शो करना आपके मुतल्लिक। ठीक है, तो जो डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं इसके पीछे कोई ना कोई लैंग्वेज होती है जो या कोई स्क्रिप्ट होता है जो कि हम रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर पे। सर्वर हमें रियल टाइम में वो जनरेट करके रिजल्ट वापस भेजता है। तो जो बैकएंड पे लैंग्वेजेस हो सकती हैं वो PHP, जावा, CGI, रूबी ऑन रेल्स, etc। ठीक है, इस तरह की लैंग्वेजेस हो सकती हैं। अब व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेब एप्लीकेशंस? Web applications just need to be installed only on the web server, whereas desktop applications need to be installed on every computer where you want to access them। अब मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन में 20,000 के करीब कोई एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। उन्होंने एक ही तरह का सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। मिसाल के तौर पर सब ने ऑफिस ही यूज़ करना है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन की सबसे बेस्ट मिसाल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। सब ने अगर इंस्टॉल करना है तो मुझे 20,000 कंप्यूटर पे जाके ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। और अगर आप इमेजिन करें कि मुझे कितना टाइम लगेगा ये जाके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पे 20,000 कंप्यूटर्स पे, इसके मुकाबले में अगर एक वेबसाइट हो तो उसके लिए मुझे सिर्फ एक सर्वर पे उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। और जितने 20,000 के 20,000 एम्प्लॉइज हैं वो सब के सब अपना क्लाइंट कंप्यूटर पे ब्राउज़र को यूज़ करते हुए उस वेब एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो मुझे वेब एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ एक जगह पे यानी कि वेब सर्वर पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। इसके बाद वो हर जगह पे अवेलेबल हो जाएगी और हर एम्प्लॉय उसे अपना ब्राउज़र को यूज़ करते हुए एक्सेस कर सकता है। इसके बाद है मेंटेनेंस, सपोर्ट एंड पैचर आर ईजियर टू प्रोवाइड। मिसाल के तौर पर अगर कोई एप्लीकेशन में बग आ जाता है तो जो नया पैच मैंने इंस्टॉल करना है वो मुझे इंस्टॉल करने के लिए दोबारा 20,000 कंप्यूटर पे दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोबारा से मुझे एफर्ट करनी पड़ेगी। और अगर इसके मुकाबले में एक वेबसाइट हो तो अगर बैग उसमें कोई बग आ जाता है तो मुझे सिर्फ एक जगह पे उसका जो पैच है नया वो इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। इस तरह से मेंटेनेंस और सपोर्ट जो है वो इजीली प्रोवाइड की जा सकती है। अब नेक्स्ट, ओनली ए ब्राउज़र इज़ रिक्वायर्ड ऑन द क्लाइंट मशीन टू एक्सेस ए वेब एप्लीकेशन। आपको जस्ट एक ब्राउज़र की ज़रूरत है जिसमें जाके आपने URL टाइप करना है और आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेस होके आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद है एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर प्रोवाइडेड देयर इज़ इंटरनेट। ठीक है, जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल हो आप इसे वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद जो बहुत अहम एडवांटेज ऑफ वेब एप्लीकेशन है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है। अब क्रॉस प्लेटफॉर्म का क्या मतलब? मिसाल के तौर पर आपने एक एप्लीकेशन डेवलप की है विंडोज़ एनवायरनमेंट में, तो वो सिर्फ विंडोज़ पे ही काम करेगी। इसके अलावा जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक जैसा कि उन सब पे वो काम नहीं करेगी। इसके मुकाबले में अगर आपके पास वेबसाइट हो तो आप जिस मर्जी ऑपरेटिंग सिस्टम पे अपना वेब ब्राउज़र इंस्टॉल करें और उस पर आप अपना वर्क कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। तो अब वेब एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर क्या है, वेब एप्लीकेशन एक्चुअली काम कैसे करती है? अगर आप डायग्राम को देखें तो इसमें 3 क्लाइंट्स हैं
और एक हमारे पास वेब सर्वर है, ठीक है। और जो वेब सर्वर है इस पे हम अपनी जो वेब एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करते हैं। अब अगर इन तीनों क्लाइंट्स ने वेब एप्लीकेशन को यूज़ करना है तो इन तीनों पे आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है ये एप्लीकेशन। आप इस पे सिर्फ वेब ब्राउज़र इंस्टॉल करेंगे और वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हुए आप वेब सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेंगे। और जब आप वेब सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो अगर आपकी एप्लीकेशन ASP.NET टाइप की है तो फिर आपको अपने वेब सर्वर पे IIS इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। IIS क्या है? ये जो एप्लीकेशन ASP.NET टाइप की है इसे होस्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET एप्लीकेशन IIS के अंडर काम करती है, ठीक है। IIS पे हम किसी और सेशन में डिटेल से बात करेंगे। और जब कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, मिसाल के तौर पर मैं जब इधर टाइप करता हूँ google.com और जब इंटर करता हूँ तो ये रिक्वेस्ट गई है। और रिक्वेस्ट कैसे गई? थ्रू इंटरनेट यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल। HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल क्या होता है? ये एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं कि दो या दो से ज़्यादा आइटम्स आपस में कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जब कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो वाया इंटरनेट HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए अगर मैं ब्राउज़र ओपन करूं तो इधर देखेंगे आप ये HTTP प्रोटोकॉल, ये पूरा इसका URL साथ HTTPS लगाने से बन रहा है, ठीक है। तो HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए वाया इंटरनेट रिक्वेस्ट जाती है वेब सर्वर पे। वेब सर्वर आगे वेब एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट भेजता है और अगर एप्लीकेशन ने कोई डाटा लेना है यानी कि डेटाबेसिस से तो IIS के थ्रू वो डेटाबेसिस से डाटा लेता है, उस पर कुछ प्रोसेसिंग करके उसके बाद HTML जनरेट करता है और IIS वो HTML इंटरनेट के थ्रू ही वापस क्लाइंट को भेज देती है। और क्लाइंट का जो ब्राउज़र होता है वो HTML को अंडरस्टैंड करता है और वो उसको पार्स करके आपको इंफॉर्मेशन जो भी सर्वर ने भेजी होती है वो आपको शो करवा देता है। और ये बात याद रखने की है कि जो हमारा ब्राउज़र है वो सिर्फ HTML अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। अगर हम देखें तो हमें कई लैंग्वेजेस कई टेक्नोलॉजीज यूज़ कर सकते हैं वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, जावा, PHP और कुछ भी हो सकता है। और जब आप किसी भी सर्वर पे जो इंस्टॉल की होती है तो वेब एप्लीकेशन या जो भी उसका सर्वर है वो एंड पे आपको HTML ही रिटर्न करता है, ठीक है। और जो HTML होती है वो ब्राउज़र अंडरस्टैंड करता है, उसे पार्स करता है और जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसे यूज़र को शो करवा देता है। तो ये था ASP.NET क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के कैसे एक्चुअली वर्क हो रहा होता है। तो अब तक के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।